अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश में मौजूद एक पोएम है जो ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश की बुक 5 की पोएम है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अच्छा जी, ये लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की लिखी हुई पोएम है जो कि अराउंड 1842 में पब्लिश हुई थी। और इसके बैकग्राउंड के बारे में मज़ीद बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि पोएम एक दफ़ा पढ़ ली जाए। और ऐसा क्यों चाहता हूँ ये भी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगी बात। तो पहले पढ़ लेते हैं। Break, break, break on thy cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. Oh, well for the fisherman's boy that he shouts with his sister at play. Oh, well for the sailor lad that he sings in his boat on the bay. And the stately ships go on to their heaven under the hill. But oh, for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still. Break, break, break on the foot of thy crags, O sea, but the tender grace of a day that is dead will never come back to me. ठीक है जी, अच्छी पोएम है। क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा समझ में आया हो, किसी को सकता है कम समझ में आया हो। अब बताने का मकसद ये था कि जब आप किसी भी पैसेज को या किसी पोएम को या किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और जब आपको उसके बैकग्राउंड का ज़्यादा पता चलता है तो उसकी मीनिंग थोड़े से चेंज हो जाते हैं आपके लिए। फिर उसकी सिग्निफिकेंस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। देखिए, मैंने इसके पोएट के बारे में इस पोएम के बारे में कोई बैकग्राउंड आपको नहीं बताया, तो ठीक है, एक सही अच्छी लग रही है पोएम। लेकिन जब आप पूरा बैकग्राउंड समझेंगे तो अचानक से पोएम की इम्पोर्टेंस या पोएम की हैसियत आपके लिए और डिफरेंट हो जाएगी। तो समझते हैं जी। ये साहब जो थे ये एक बरतानिया के बहुत बड़े शायरों में शुमार होते हैं। बल्कि यूँ कह लें कि बरतानिया ने इनको जो है वो पोएट लॉरिएट बनाया था। ये क्या होता है जी, ये अपने पूरे मुल्क के जितने भी शायर होते हैं उनमें से किसी एक शायर को जो है ये पोएट लॉरिएट बना देते हैं, जो कि यूँ कह लें कि उनका कौमी शायर होता है। जब तक वो मुआम अपनी ज़िंदगी में होता है तब तक वो शायरी कर रहा होता है, जब तक वो ज़िंदा होता है। ये क्वीन के इख्तियार में होता है या किंग के इख्तियार में होता है कि वो अपना, इंग्लैंड की बात हो रही है, कि वो अपना जो है वो कौमी शायर या दरबारी शायर मुंतखब करें। और आमतौर पे बड़े बड़े शायरों को ही ये एजाज़ दिया जाता है। जैसे कि इनसे जस्ट पहले जो थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जो कि दुनिया के बहुत बड़े शायरों में से एक हैं। तो यकीनन ये भी अगर उनकी जगह इन्होंने ली आगे जाके तो ये एक बड़े शायर माने जाएंगे। ठीक है जी, एक तो ये बात हमें पता चली कि ये एक बहुत बड़े शायर थे। इससे भी पोएम के एकदम से आपको इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट हो जाता है। दूसरी बात ही कि ये पोएम लिखी कैसे गई थी, तो इनके एक दोस्त थे आर्थर हेनरी, जो कि बहुत कम उम्र में, मेरे ख्याल से 20-25 साल की उम्र में जो है वो इंतकाल कर गए थे अराउंड 1834 में। और उसी के अराउंड इन्होंने ये पोएम लिखी थी अपने उस दोस्त की याद में, जबकि इनके दिल में गुस्सा और एक गम और एक बेबसी की कैफियत थी कि बहुत ही ज़्यादा करीबी इनका दोस्त था। ऐसा दोस्त था कि बस उसके जाने के बाद इनकी पूरी ज़िंदगी की शायरी जो है ना वो गमगीन हो गई। एक ऐसा दोस्त था जो कि हालांकि कम उम्र में बिछड़े, ज़िंदगी के अभी 20-30 साल ही गुजरे थे कि वो दोस्त बिछड़ गया, लेकिन आगे आइंदा आने वाले 30-40 सालों तक जो है उसकी उसकी जुदाई का असर जो है वो इनकी शायरी पे रहा। तो कितनी गहरी दोस्ती होगी और कैसा ताल्लुक़ होगा और कैसी मोहब्बत होगी दोनों में। तो इस बैकग्राउंड को जब आप समझते हैं और उसके बाद इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर इसकी मीनिंग थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो दोबारा देखते हैं। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। अच्छा, पुरानी इंग्लिश है तो दाई का मतलब तुम्हारे, ठीक है। दरिया समंदर का की लहरों का उछलना और उछल के साहिल से टकराना और पहाड़ों से टकराना, ये इसको रेफ़र किया है ब्रेकिंग से। और ऐसा लग रहा है कि शायर जो है वो कहीं ऐसी जगह बैठा है जो ऊंची किसी चट्टान पे या किसी पहाड़ी के ऊपर बैठा है और नीचे समंदर बह रहा है और वो उसी चट्टान की जड़ों में समंदर आके टकरा रहा है और उसकी आवाज़ आ रही है छन 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 शू 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 करके, और मुस्तकिल वो लहरें टकरा रही हैं और शायर उन लहरों को टकराते हुए देख रहा है। और
कुछ कुछ अजीब सी कैफियत में मुब्तला है। और वो कैफियत क्या है कि बाज़ औक़ात आपको इतना गम और इतना गुस्सा, इतनी तकलीफ़ होती है, लेकिन आपके आसपास और ऐसे लोग होते हैं जो कि आपकी तकलीफ़ की वजह से मज़ीद तकलीफ़ में आ जाते हैं। उनको तकलीफ़ से बचाने के लिए आप अपने आप को तकलीफ़ का इज़हार नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे इनका दोस्त तो मर गया, लेकिन इनके और साथी ज़िंदा थे, इनके भाई-बहन, वालिदैन सब लोग थे अगर मौजूद। तो अगर ये मुस्तकिल रोते रहेंगे तो उनको पता है कि बाकी लोग भी फिर तकलीफ़ में आएँगे, उनको भी बुरा लगेगा। तो फिर इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपने जज़्बात पे काबू पाता है, अपने आप को आहिस्ता-आहिस्ता कंट्रोल करता है, सँभालता है। तो कुछ ऐसी-सी बात कहना चाह रहे हैं कि तुम तो अपना सर पटक सकते हो, ए समंदर, तुम तो अपना सर पटक सकते हो इन ठंडे, इन सख्त संगलाख चट्टानों पर अपना सर मार मार के अपने अपने गम को ज़ाइल कर सकते हो, लेकिन एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर, काश मैं भी अपनी ज़बान से वो निकाल सकता होता, मैं भी वो कह सकता होता। द थाट्स दैट अराइज इन मी, जो जो गम, जो तकलीफ़ मेरे अंदर मौजूद है, जो मेरे अंदर से उठ रही है एक आवाज़, काश मैं भी वो आवाज़ कह सकता होता, मैं भी वो दहाड़े मार मार के रो सकता होता। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। और सामने ही उनको जो है कुछ एक्टिविटी नज़र आ रही है। कश्तियाँ हैं जिन पे कि कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं, खेल कूद हो रहा है, उछल कूद हो रही है, कोई तिजारत की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, वो देखो वो मछेरों का लड़का, दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, वो अपनी बहन के साथ खेल रहा है, ऐसे ही चिल्ला रहे हैं लोग। अच्छा, जब इंसान तकलीफ़ में होता है तो उसको दूसरों की हँसी, खुशी, मज़ाक में भी ना ऐसी एक चिढ़ सी होती है, एक अजीब-सा लगता है। दिल नहीं चाहता कि कोई और भी खुश हो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा इंसान हो गया है, बस उस वक़्त, उस लम्हे, उस वक़्त अच्छा नहीं लग रहा होता कि कोई और भी क्यों खुश है। तो एंड ओ वेल फॉर द सेलर लैड, वो देखो वो भी बेचारा कितना खुश सा लग रहा है, वो लैड, वो लड़का, वो कितना खुश लग रहा है। वो जो फिशरमैन का लड़का है, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, कि वो गा रहा है अपनी कश्ती में जो बे में मौजूद है। बे क्या होता है? बे ऐसा पानी होता है समंदर का जो कम गहरा होता है, यानी वहाँ पे कश्तियाँ खड़ी कर सकते हैं आप आराम से, वहाँ ज़्यादा लहरें नहीं आती, वो कम गहरा होता है, वो कनेक्टेड होता है आगे गहरे समंदर से। बल्कि शायद मेरे पास है तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये मैंने सेव किया था। ये है जी बे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो गोल सा इलाका है छोटा सा, जहाँ पे कश्तियाँ कश्तियाँ ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ये बे है, ये कनेक्टेड है गहरे समंदर से, ठीक है जी। तो वहाँ पे आमतौर पे कश्तियाँ खड़ी होती हैं ताकि वहाँ से सवार होके फिर वहाँ से आगे गहरे समंदर में मछलियाँ पकड़ने जाते हैं या सफ़र की तरफ जाते हैं। तो ओ वेल फॉर द सेलर लैड, वो मछेरा या वो जो बहरी सफ़र पे जाने वाला लड़का है, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे, कैसे गा रहा है ना, खुश है, मगन है, उसको पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं बेचारों को। ये जो ओ वेल करके उन्होंने कहा ना, तो कहना ये चाह रहे हैं कि बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे दिन गुजार रहे हैं, बड़े मज़े में। इनको पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में इनके साथ भी कोई ऐसी मुसीबत शायद आ सकती है। कभी कुछ पता नहीं कि कभी कहीं भी किसी भी वक्त ज़िंदगी आपकी तरफ कोई भी तकलीफ़ उछाल सकती है, जिसको कि फिर आपको अपनी हिम्मत के साथ गुजारना होता है। तो वो कह रहा है चलो भाई, जितना वक्त खुश हैं खुश रह लें, चलो ठीक है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, और वो देखो वो बड़े बड़े जहाज़, स्टेटली का मतलब बड़े 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 पुरवकार, बहुत बड़े बड़े से जहाज़ हैं जो दूर जा रहे, वो ज़ाहिर है बे में नज़र नहीं आ रहे होंगे उनको, दूर से दिख रहे होंगे। बड़े बड़े जहाज़ बे में आ भी नहीं सकते क्योंकि बे का पानी कम होता है, और बड़े जहाज़ अगर कम पानी में आ जाएं तो वो ज़मीन की तरफ से टच हो जाते हैं, फिर उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू द हेवन अंडर द हिल, वो कहीं उनका जो जहाँ उन्होंने पहुँचना है उसको ये हेवन से तशबीह दे रहे हैं, यानी जन्नत से तशबीह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी को कहीं पहुँचना होता है तो ये भी एक मज़ा होता है। पहुँचना क्यों होता है आपको कहीं? यकीनन आपको कहीं इसलिए पहुँचना होता है कि आपकी कोई मंज़िल होती है, कोई मकसद होता है, कोई होता है जिसके पास आपको जाना होता है, कोई होता है जो आपका इंतज़ार कर रहा होता है। बाज़ औक़ात वो कोई आपका चाहने वाला होता है, बाज़ औक़ात वो कोई ऐसा ताजिर होता है जो आपसे सामान रिसीव करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहा होता है। लेकिन आपके ज़हन में ये होता है कि कहीं जाना है, कहीं पहुँचना तो है। लेकिन ये इस वक़्त एक ऐसी कैफ़ियत में है कि अब मुझे कहीं जाना कोई है ही नहीं मेरा। मेरे पास कुछ बचा ही नहीं ज़िंदगी में सोचने के लिए, कहीं सफ़र करने के लिए, कहीं आगे बढ़ने के लिए।
कुछ करने के लिए मुझे अब किसी चीज़ का दिल नहीं चाहता। तो ये देखो कैसे इतना कितना खुश हैं, इनके पास जाने के लिए कोई रास्ता तो है, कोई जगह तो है, कोई कोई मंजिल तो है इन जहाज़ों के पास जहाँ ये जा रहे हैं। तो एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन, वो तो जा रहे हैं बड़े अपने पुरमक़सद ज़िंदगी, पुरमक़सद सफ़र से गुज़र रहे हैं। टू द हेवन अंडर द हिल, वो कहीं दूर दराज कहीं पहाड़ियों के साए में उनका उनका हेवन यानी उनकी मंजिल है, जहाँ उनको पहुँचना है। खुशी खुशी जा रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं, बट ओ फॉर द टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, हाय लेकिन मैं तो वहीं खोया हुआ हूँ, हाय मेरे, मैं तो वो भूल ही नहीं पा रहा, वो वो महसूस करना, वो एहसास छूने का, उस हाथ का जो गायब हो चुका, जो अब नहीं, वैनिश का मतलब जो अब नहीं, जो गायब हो गया। तो वो हाथ जो अब नहीं रहा, मैं तो उसके उसके असर से ही नहीं निकल पा रहा। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल, और वो आवाज़ जो मेरे कानों में पड़ा करती थी, जो अब नहीं है, अब रुक गई है। स्टिल का मतलब अब खामोश हो गई है। तो वो लोग तो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो यहीं रुक गई। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, तुम फोड़ो अपना सर, मारो तुम अपना गुस्सा निकाल लो, मैं तो निकाल नहीं पा रहा, तुम ही निकाल लो अपना सर मार मार के इन इन चट्टानों के जड़ों में। क्रैक्स जो होती हैं वो चट्टानें होती हैं जो समंदर में खड़ी होती हैं, ये भी मैंने निकाली थी आप लोगों के लिए। ये जनाब, और शायद इसी के ऊपर कहीं जो है वो शायर बैठा देख रहा है, समंदर का नज़ारा कर रहा है। ये चट्टानें जिन पे समंदर जो है वो अपना सर पटकता है, क्रैक्स कहते हैं। तो तुम पटखो अपना सर इन चट्टानों पर, तुम जारी व सारी रहो, तुम अपना गुस्सा उतारते रहो। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँ, लेकिन वो वक्त जो कि गुज़र गया, वो टाइम जो कि जिसमें मेरा दोस्त मर गया, वो अब मेरे पास वापस नहीं आ सकता। वो कैफ़ियत, वो नरम कैफ़ियत, वो गुदाज़ गुदाज़ दिल की कैफ़ियत, वो अब मेरे साथ हमेशा रहेगी। लेकिन वो मज़ा जो कि उस साथी, उस दोस्त के साथ मुझे आया करता था, अब मेरे साथ वो वापस नहीं आ सकेगा। सो द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे, वो जो कैफ़ियत थी जो मेरी उसके साथ हुआ करती थी, दैट इज़ डेड, वो अब मर चुकी है, वो ख़त्म हो गया है। विल नेवर कम बैक टू मी, अब मेरे पास वापस नहीं आ सकती। वो खुशियाँ, वो साथ, वो लम्स, वो एहसास, वो बातें अब मैं वो कभी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन मसला ये है कि मैं अपना सर भी नहीं फाड़ सकता, मैं अपना सर दीवार से नहीं मार सकता, लेकिन तुम तो ये कर सकते हो, चलो तुम कर लो। तो ये एक बड़ी तकलीफ़देह किस्म की पोएम थी। अब आपको देखें, इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के बाद इसको जब पढ़ेंगे तो आपको फिर एक डिफरेंट फीलिंग आती है ना, फिर समझ में आता है अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनकी क्यों ये फीलिंग है। तो होपफुली समझ में आ गई होगी बात। और उम्मीद है कि इसकी एक्सरसाइज इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, तो वो आप कर लेंगे। अगर उसके बावजूद भी किसी एक्सरसाइज में मसला आए आपको, तो आप मुझसे डायरेक्टली सवाल करके पूछ सकते हैं। तो होपफुली हम इस चैप्टर को एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।